हेलो दोस्तों, स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। यूनिट 13 यानी रेस्टोरेशन इकोलॉजी। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? पर टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि ये है क्या। बेसिकली हम ये जानेंगे कि इंसानों ने अपनी एक्टिविटीज से धरती के जिन हिस्सों को नुकसान पहुंचाया है, उन्हें हम हील कैसे कर सकते हैं, उन्हें फिर से पहले जैसा हरा भरा और जिंदा कैसे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस सफर में हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि भाई ये रेस्टोरेशन इकोलॉजी चीज क्या है। फिर ये समझेंगे कि आखिर इसकी जरूरत ही क्यों आन पड़ी। उसके बाद हम अलग अलग मेथड्स देखेंगे, मतलब इसको करने के तरीके क्या हैं। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी उठाएंगे। आखिर थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी तो जरूरी है। और हाँ, एंड में एक क्विक रिवीजन के लिए पूरे चैप्टर की समरी भी होगी, तो बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी फाउंडेशन, इसकी नींव को समझते हैं। देखिए, किसी भी चीज को ठीक करने से पहले ये जानना जरूरी है कि वो चीज है क्या, है ना? तो हम शुरुआत करेंगे एनवायरनमेंट की सबसे सबसे बेसिक यूनिट से। अब रेस्टोरेशन यानी पुनर्स्थापन की बात करने से पहले एक सिंपल सा सवाल, हम रिस्टोर कर किसे रहे हैं, ठीक क्या करना है? तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि ये इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र आखिर होता क्या है। तो इकोसिस्टम को ना आप एक मोहल्ले की तरह समझिए। एक ऐसा मोहल्ला जहां सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, छोटे छोटे माइक्रोब्स यानी सारी जिंदा चीजें, जिनको हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, अपने आसपास के बेजान चीजों के साथ मिलजुल कर रहती हैं। जैसे कि मिट्टी, पानी, हवा, सूरज की रोशनी, इनको हम कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। और ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। सिंपल। और ये जो इकोसिस्टम्स है ना, ये हमें मुफ्त में बहुत सारी सर्विसेज देते हैं। सोच के देखिए, इन सर्विसेज को हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, प्रोविजनिंग सर्विसेज, मतलब वो चीजें जो हमें डायरेक्ट मिलती हैं, खाना, पानी, फ्यूल, लकड़ी, सब कुछ। दूसरा है रेगुलेटिंग सर्विसेज, ये पर्दे के पीछे काम करती हैं, जैसे क्लाइमेट को कंट्रोल करना, पानी को साफ करना। तीसरी है कल्चरल सर्विसेज, कभी पहाड़ों में जाकर शांति मिली है या झील किनारे बैठकर अच्छा लगा है, ये वही नॉन मटीरियल बेनिफिट्स हैं। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट, सपोर्टिंग सर्विसेज, ये फाउंडेशन है, जैसे मिट्टी का बनना, न्यूट्रिएंट्स का साइकिल होना। इनके बिना तो बाकी 3 सर्विसेज हो ही नहीं सकती। तो अब हमें पता है कि इकोसिस्टम क्या है और ये हमारे लिए कितना जरूरी है। तो अगला सवाल, आखिर इनको ठीक करने की, इनको रिस्टोर करने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? ऐसा क्या हो गया? और बस यही पिक्चर में आती है रेस्टोरेशन इकोलॉजी। ये एक साइंस है जो हमें ये सिखाता है कि इंसान कैसे इंटरवीन करके, यानी बीच में आकर, इन बिगड़े हुए, डैमेज हो चुके या पूरी तरह से नष्ट हो चुके इकोसिस्टम्स को फिर से जिंदा कर सकता है। इसको आप नेचर का डॉक्टर भी कह सकते हैं, प्रकृति को ठीक करने का साइंस। तो सवाल है, ये नुकसान हो क्यों रहा है? इसके पीछे कई कारण हैं। और अफसोस की बात है कि ज्यादातर हम इंसानों से ही जुड़े हैं। जैसे कि जमीन का खराब होना। आपको पता है, इंडिया में लगभग 69% जमीन ड्राई लैंड है, जिसके खराब होने का रिस्क बहुत ज्यादा है। फिर बढ़ती पॉपुलेशन का प्रेशर, लकड़ी के लिए, खेती के लिए, सब चीजों के लिए जमीन चाहिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन तो है ही, बड़े बड़े शहर, फैक्ट्रीज सब रिसोर्सेज पर बोझ डाल रहे हैं। एक और बड़ी वजह है इन्वेसिव स्पीशीज, मतलब बाहर से आए ऐसे पेड़ पौधे या जानवर जो यहाँ के लोकल सिस्टम को तबाह कर देते हैं। और इन सब के ऊपर क्लाइमेट चेंज का खतरा तो मंडरा ही रहा है। ओके, तो प्रॉब्लम समझ ली। अब आते हैं सोल्यूशन पर। सवाल ये है कि हम इन इकोसिस्टम्स को आखिर ठीक करते कैसे हैं? चलिए इसके अलग अलग अप्रोचेस और स्ट्रैटेजीज पर एक नजर डालते हैं। मोटे तौर पर देखें तो रेस्टोरेशन के 2 मेन अप्रोचेस हैं। एक है इकोलॉजिकल अप्रोच। इसको ऐसे समझिए, जैसे आपके पास एक विंटेज कार है और आप उसे बिल्कुल उसके ओरिजिनल स्टेट में, ओरिजिनल पार्ट्स के साथ रिस्टोर कर रहे हैं। इसका फोकस होता है नेटिव स्पीशीज पर, जेनेटिक डाइवर्सिटी पर, ताकि इकोसिस्टम वैसा ही बन जाए जैसा वो पहले था। दूसरा है एग्रोनॉमिकल अप्रोच। इसमें हम बस कार को चलने लायक बना रहे हैं, चाहे पार्ट्स कहीं से भी आएं। इसका मेन फोकस प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक फायदे पर होता है, जैसे जमीन से मिट्टी का कटाव रोकना। तो एक अप्रोच नेचर की हेल्थ को प्रायोरिटी देता है और दूसरा इंसानी जरूरतों और फायदों को। लेकिन बात सिर्फ इन 2 अप्रोचेस तक सीमित नहीं है। सक्सेसफुल रेस्टोरेशन के लिए ना हमें और भी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ये नहीं कि बस गए और पेड़ लगा दिए, नहीं, हमें उस जगह की मिट्टी और पानी की क्वालिटी को भी ठीक करना पड़ता है।
ये हुआ फिजिको-केमिकल डायमेंशन। फिर वहां से इन्वेसिव स्पीशीज को हटाना और वहां के असली नेटिव जीवों को वापस लाना, ये हो गया बायोलॉजिकल डायमेंशन। और शायद सबसे जरूरी सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन, जिसमें हम लोकल कम्युनिटीज यानी वहां रहने वाले लोगों को इस काम में शामिल करते हैं। जब तक उन्हें ये अपना काम नहीं लगेगा, लॉन्ग टर्म सक्सेस मुश्किल है। इसके अलावा पानी और मिट्टी कंजर्वेशन की टेक्निक्स तो हैं ही। चलिए अब थोड़ी थियोरी से हटकर रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखते हैं। आखिर ये सारे प्रिंसिपल्स अलग अलग जगहों पर अलग अलग हैबिटेट्स में कैसे अप्लाई किए जाते हैं। लेट्स सी सम केस स्टडीज। आपने अक्सर झीलों या तालाबों में देखा होगा कि ऊपर पूरी हरी हरी काई जम जाती है, पानी गंदा दिखता है। इस प्रॉब्लम को कहते हैं यूट्रोफिकेशन या सुपोषण। पर यह है क्या चीज? बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझे तो यूट्रोफिकेशन तब होता है जब किसी लेक या तालाब में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स, आप इसको पानी का जंक फूड समझ लीजिए, जमा हो जाते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स आते हैं खेतों के फर्टिलाइजर्स से या शहर के गंदे पानी से। इस जंक फूड की वजह से पानी में एल्गी यानी काई और दूसरे पौधे इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि पूरे पानी को ढक लेते हैं, और फिर ये सारे पौधे पानी की सारी ऑक्सीजन चूस लेते हैं। नतीजा, पानी के अंदर रहने वाले जीव जैसे मछलियां दम घुटने से मरने लगते हैं। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए साइंटिस्ट्स कई तरीके यूज करते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो गंदे पानी को झील में जाने से ही रोक दो, इसको कहते हैं वेस्ट वाटर डाइवर्जन। फिर झील की तली में जो न्यूट्रिएंट रिच कचरा जमा हो गया है उसको साफ करना यानी सेडिमेंट रिमूवल। जो फालतू के पौधे उग गए हैं उन्हें निकालना। पानी में पंप से हवा डालना ताकि ऑक्सीजन बढ़े, इसे एरेशन कहते हैं। पहले केमिकल्स भी यूज होते थे पर अब टॉक्सिसिटी की वजह से कम हो गए हैं। और हाँ, बायोलॉजिकल कंट्रोल भी एक तरीका है, जैसे वाटर हाइसिंथ को खाने वाले बीटल्स को पानी में छोड़ देना। अब एक और केस स्टडी देखते हैं, गुजरात के कच्छ के रेंजलैंड्स या चारागाहों की। रेंजलैंड्स मतलब वो बड़े बड़े घास के मैदान जहां पशु चरते हैं। यहाँ प्रॉब्लम आम नहीं है, बहुत संगीन है। सोच कर देखिए, इंडिया में दुनिया के 18% पशु हैं, लेकिन चरने के लिए जमीन सिर्फ 0.5%। इस वजह से इन चरागाहों पर प्रेशर बहुत ज्यादा है। ऊपर से चारे की कमी और एक बहुत बड़ी मुसीबत है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नाम की इन्वेसिव स्पीशीज। ये पौधा इतनी तेजी से फैलता है कि वहाँ की लोकल घास को खत्म कर देता है और मिट्टी को भी खराब करता है। तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स ने इस इकोसिस्टम को ऐसी हालत में पहुंचा दिया है। कहीं कहीं जमीन या पानी ऐसी चीजों से पल्यूट हो जाता है जिनको साफ करना बहुत मुश्किल है। ऐसी जगहों के लिए एक बहुत ही स्मार्ट टेक्निक यूज होती है जिसका नाम है बायो रेमेडिएशन। बायो यानी लाइफ, रेमेडिएशन यानी ठीक करना, मतलब लाइफ से ठीक करना। इसमें हम जिंदा चीजों का इस्तेमाल करते हैं पॉल्यूशन साफ करने के लिए। जैसे कुछ खास तरह के पौधे होते हैं जो मिट्टी से हेवी मेटल्स जैसे जहरीले पदार्थों को सोख लेते हैं। इसको फाइटोरेमेडिएशन कहते हैं। काफी कूल है ना? अच्छा, जब माइनिंग यानी खनन से खराब हुई जमीन को ठीक करने की बात आती है तो 3 अलग अलग लेवल के गोल हो सकते हैं। इनके लिए 3 अलग अलग शब्द हैं, इनका फर्क समझना जरूरी है। सबसे बेसिक है रेक्लेमेशन। इसका मतलब है जमीन को बस इतना ठीक कर दो कि वो किसी काम आ सके। जरूरी नहीं कि वहां जंगल बनाया जाए, हो सकता है खेती के लिए तैयार कर दे। उससे एक स्टेप ऊपर है रिहैबिलिटेशन। इसमें कोशिश होती है कि इकोसिस्टम के कुछ फंक्शंस वापस आ जाएं, मतलब थोड़ी बहुत बायोडाइवर्सिटी वापस आ जाए। और सबसे ऊपर सबसे बड़ा गोल है रेस्टोरेशन। इसका मतलब है जमीन को बिल्कुल वैसा ही बना देना जैसा वो माइनिंग से पहले था, उसकी मिट्टी, पौधे, जीव जंतु, सब कुछ। अब बात करते हैं मैंग्रोव्स की। ये समुद्र तट के गार्डियन होते हैं, तूफानों से बचाते हैं। इनको रिस्टोर करना एक बहुत ही डेलिकेट मतलब नाजुक काम है। इसमें हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। साइट सिलेक्शन बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। पौधे लगाने का टाइम टाइड के हिसाब से डिसाइड होता है, जब पानी का बहाव कम हो। कौन सी स्पीशीज कहाँ लगेगी, समुद्र के पास या जमीन की तरफ, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। बीज लोकल होने चाहिए ताकि सर्वाइवल रेट अच्छा हो। और पौधे लगाने के बाद भी काम खत्म नहीं होता, उनकी लगातार देखभाल करनी पड़ती है। एल्गी और बार्निकल्स हटाने पड़ते हैं जो छोटे पौधों को मार सकते हैं। तो इतनी मेहनत के बाद जब रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स कामयाब होते हैं तो इसका असर क्या होता है? चलिए इसके फायदों पर एक नजर डालते हैं। इसका इम्पैक्ट सिर्फ इकोसिस्टम तक ही नहीं रहता, बल्कि 3 अलग अलग लेवल्स पर होता है। सबसे पहला ऑफकोर्स इकोसिस्टम लेवल पर। मिट्टी की क्वालिटी सुधरती है, पानी रोकने की कैपेसिटी बढ़ती है और वहाँ के लोकल पेड़ पौधे और जीव जंतु वापस आने लगते हैं। दूसरा फायदा होता है सोसाइटी को। सोचिए,
जब कोई जगह सुंदर हो जाती है तो इको टूरिज्म बढ़ता है, लोगों को रोजगार मिलता है, जैसे रन ऑफ कच्छ या चिल्का झील में हुआ है। और तीसरा और बहुत बड़ा इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज पर। रिस्टोर किए गए घास के मैदान या मैंग्रोव्स ये कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर जमीन में स्टोर कर लेते हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज से लड़ने का एक नेचुरल तरीका है। चलिए, तो अब एंड में एक क्विक समरी हो जाए। देख लेते हैं इस यूनिट के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या थे, ताकि रिवीजन में आसानी हो। तो हमने इस यूनिट में क्या क्या समझा? हमने जाना कि इकोसिस्टम हमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हमने इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन के पीछे के प्रिंसिपल्स और अलग-अलग अप्रोचेस को देखा। हमने कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स भी देखी, जैसे ग्रासलैंड्स को रीस्टोर करने के लिए क्या करना चाहिए। हमने माइनिंग से खराब हुई जमीन को ठीक करने के चैलेंजेस और मेथड्स को समझा। और आखिर में वेटलैंड्स और मैंग्रोव्स जैसे कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम्स को रीस्टोर करने में किन-किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ये भी जाना। और इसी के साथ ये यूनिट यहाँ खत्म होती है। लेकिन जाने से पहले एक सवाल सबके लिए। अपने आसपास देखिए, अपने लोकल पार्क में या किसी खाली प्लॉट में। जो प्रिंसिपल्स आज हमने सीखे, क्या उन्हें इस्तेमाल करके हम अपने ही मोहल्ले, अपने ही शहर के एनवायरनमेंट को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं? इस पर सोचिए ज़रूर। For more clear explanations and daily IGNOU videos, subscribe to IGNOU Mind Decoded.